मैं आदिल अजीज़ सिद्दीकी आप तमाम का माइंड्स इन मोशन फाउंडेशन एजुकेशन एक्सपो 2024 के तीसरे दिन के प्राइम टाइम में इस्तकबाल करता हूँ। ज़्यादा ताख़ीर नहीं करते हुए पुणे से तशरीफ़ ला रहे हैं हमारे लिए सईद अहमद साहब, उनको मैं दावत दूंगा कि वो आए और अपनी बात रखें। हम करते क्या हैं? हम स्कूल्स में, कॉलेजेस में, दीनी मदारिस में अंडर प्रिविलेज लोगों के साथ काम करते हैं और शख्सियत साजी, शख्स से शख्सियत का जो सफ़र होता है उसके मुतालिक हम काम करते हैं। पर्सनालिटी पे इफ़ेक्ट होता है इन्वायरमेंट का, और हर एक के मिजाज के हिसाब से अलग अलग उसकी नोयत होती है। फितरत का ये उसूल है कि कोई दूसरा या तीसरा हर कोई हर काम नहीं कर सकता। जो मैं कर सकता हूँ, आप कर सकते हैं, सबके करने के अंदाज अलग होते हैं। अल्लाह की अगर तौफीक है और उसके लिए रहनुमाई की ज़रूरत भी है, उसके साथ एक सोच होती है जो मकसद को मजबूत करती है। यहीं से सफ़र शुरू होता है। नॉलेज प्लस एक्शन इज इक्वल टू पर्सनालिटी। दोनों का जब तक कॉम्बिनेशन नहीं होता, हमारी पर्सनालिटी अधूरी है। जिंदगी बगैर डिग्रियों के चल सकती है। जिंदगी कुछ कपड़ों में गुजारा हो सकता है, कम खाकर भी गुजारी जा सकती है, लेकिन ज़िंदगी बगैर इज़्ज़त के, बगैर सेल्फ रिस्पेक्ट के, मोहब्बत के गुजारी नहीं जा सकती। आज का जो टॉपिक है कि अपना मकाम पैदा कर, दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर, खुदा दिल फितरत शनास दे तुझको, सुकूत लाल गुल से कलाम पैदा कर। यहाँ से अल्लामा इकबाल का ये मशहूर शेर है। इसके मफहूम ये भी होता है, अगर तू कमज़ोर है तो खुद पर काबू पा। अगर तू खुद को कमज़ोर समझता है तो खुद पर काबू पाकर ताकतवर बन जा। अगर खुदा का कर्ब चाहता है तो खुद की पहचान कर, अपना मकाम पैदा कर। तो मकाम कैसे पैदा होगा? आज के इस कंपटीशन के दौर में बहुत सारे मसाइल हैं। यहाँ मैं एक कॉमन बात करूँगा कि खुद को खुद ही संवारना है। हम खुद के खुद शिल्पकार हैं। कोई किसी का बोझ नहीं उठाता। हर बच्चे में डिफरेंट क्वालिटीज़ होती हैं। यहाँ माएँ बैठी हैं, बच्चे भी बैठे हैं। अपना मकाम पैदा करने के लिए कुरान मजीद कहता है खुद को खुद ही संवारना है। हम खुद के खुद शिल्पकार हैं, तो कैसे संवारें, खुद को कैसे निखारें? देयर आर 4 वेपन्स विद इन अस। हमारे अंदर ऐसे 4 वेपन्स है जिसके ज़रिए हम इस बाहर के बदलाव का या जो चैलेंजेस का हम मुकाबला कर सकते हैं। तो मुकाबला कैसे करें? मैं इससे पहले भी या कई बार आ चुका हूँ। इसमें से कितने लोगों ने मुझे सुना है? कभी यहाँ रजवी साहब तो हैं, आपने सुना है, वहाँ कुछ बच्चे हैं, कुछ लोगों ने सुना है। मैं कोशिश करता हूँ कि वो बातें आपसे कुछ करूँ जो एक तो दोनों तरह की चीज़ें हों। मकाम पैदा करने के लिए तरबियत की ज़रूरत है, सोचों की ज़रूरत है, और सोच पेरेंट्स से मिलती है। तालीम एकेडमी, हम जो काम करते हैं पूरे इंडिया भर घूमते हैं, हम एकेडमिक वाला काम नहीं करते, तरबियत वाला काम करते हैं। तालीम देने के लिए वो लोग हैं, लेकिन हाउ टू अप्लाई, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिस पर खुद को काम करना पड़ता है। एहसास कमतरी, डिप्रेशन और इन्वायरमेंट जो इफ़ेक्ट करता है, सबसे बड़ा चैलेंज है ये मोबाइल का। आने वाली नस्लों को इससे कैसे बचा सकते हैं हम लोग? मकाम कब पैदा होता है? आपका इन्वायरमेंट पॉजिटिव है, इंसान सीखता है अतराफ के माहौल से, किताबों से बाद में सीखता है।
सुनकर, देखकर। तो पेरेंटिंग वर्कशॉप के ताल्लुक से मैं कुछ बातें अर्ज करना चाहूँगा। ये जो पेरेंटिंग वर्कशॉप बच्चों को पालने का नाम नहीं है। लोग क्या समझते हैं, बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने का नाम पेरेंटिंग है। बच्चों की सोच का हिस्सा बनना, और जब तक उनकी सोच का हम हिस्सा नहीं बनेंगे, हम तरबियत नहीं कर सकते। तरबियत इट्स ए फुल टाइम जॉब। बच्चों को वक्त देना, तो बच्चों को वक्त देने के लिए हमारे पास पहले सेल्फ मोटिवेशन प्रोग्राम चाहिए, मंसूबा चाहिए। अपने आप को जानने का, एक अच्छा ट्रेनर बनने के लिए खुद को जानना बहुत ज़रूरी है। अच्छा लिसनर होना ज़रूरी है। जिसने खुद को जाना उसने रब को जाना। तो ये ज़िंदगी हमको मिली है, मकसद चाहिए ज़िंदगी जीने का। मैं ना आया अपनी मर्जी से, न जाऊंगा अपनी मर्जी से। एक सवारी आएगी जाएगी, बारी बारी सबकी बारी आएगी। तो मैं सवाल होना बहुत ज़रूरी है, इनफरादी तौर पर, निजी तौर पर। और सवाल ये होना चाहिए, मैं क्या, मैं कैसा, मैं क्यों, मैं किस लिए। यहीं से शख्सियत का सफ़र शुरू होता है। ये टिल डेथ तक चलता है। किसी भी यूनिवर्सिटी से एटीट्यूड की डिग्री नहीं मिलती, अंदाज से गुफ्तगू की डिग्री नहीं मिलती। ये माहौल से होती है। और उसको बच्चों को बनाने के लिए हमारे पास एक मंसूबा होना बहुत ज़रूरी है। तो खुद को संवारने के लिए अल्लाह ताला ने हमारे अंदर वेपन्स दिए हैं। देयर आर 4 वेपन्स विद इन अस। पहले सबसे बड़ा वेपन रूह की ताकत, दिल की ताकत, दिमाग की ताकत, बदन की ताकत। और ये वेपन्स को जंग आलूद होने से बचाना, यहीं से मकाम बनता है। आज लोग अपने गम से ज़्यादा दूसरों की खुशी से परेशान होते हैं। नेगेटिविटी इतनी आम हो चुकी है, शख्सियत परस्ती अपने बामे उरूज पर है। बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, जैसे मैंने मोबाइल का बताया। तो इससे बचने का हम क्या कर सकते हैं, आज उस पर बात करेंगे। ये 4 वेपन्स जो अल्लाह ताला ने हमको दिए हैं, उनका हमारे पास एक मुश्तरका प्लान होना बहुत ज़रूरी है। बच्चे देखकर सीखते हैं, सुनाने से नहीं सीखते। तरबियत का एक सबसे बड़ा अहम पहलू उनको सुनना है। तो मुझे मेरी उस माँ को, उस बाप को अपने बच्चों के लिए एक आइडल बनना बहुत ज़रूरी है। तो ये 4 वेपन पर काम कैसे करें, इस पे हम बात करते हैं। सबसे बड़ी ये 4 वेपन इफेक्ट होते हैं हवा से खमसा से। सुनने की ताकत, देखने की ताकत, सूंघने की ताकत, चखने की ताकत। ये अगर इसमें पाकीज़गी है तो दिल में पाकीज़गी है, दिमाग में पाकीज़गी है। ज़बान दी अल्लाह ताला ने, आंखें दी, ये 5 सेंस। रोलिंग चेयर आपने देखी होगी, आरामदेह कुर्सी, उसके पहिए कितने होते हैं? 5 पहिए होते हैं। वो एक ऐसी चेयर होती है, किधर से भी आप घूम लो, आदमी उसमें गिरता नहीं है। मैं उसकी मिसाल इसलिए दे रहा हूं, ये 5 पहिए अगर मजबूत हों। कुरान मजीद के 756 आया तो मेरा रब्बुल आलमीन कहता है कि तुम सुनते नहीं, क्या तुम देखते नहीं, क्या तुम अकल से काम नहीं लेते। 100 दफ़ा आया है, क्या तुम गौर फिक्र नहीं करते, अकल से काम नहीं लेते। यहीं से एक प्रोसेस शुरू होता है। हमारे पास देखने के लिए, सुनने के लिए अतराफ में सुबह से शाम तक निगेटिविटी ही है। उसमें से निकलने के लिए हमको ये 5 सेंस को इन अ प्रॉपर वे इस्तेमाल करना चाहिए। ये 5 सेंस से और एक मुराद ये भी है कि रब्बुल आलमीन के पास हाजिरी की जो 5 वक्त की नमाज है, जिसे रूह की ताकत, पहला वेपन हाजिरी देना। और एक दुआ जो हर नमाज में हम पढ़ते हैं, सूरह फातिहा, वो अगर समझकर हम पढ़ें, हम तेरी इबादत करते हैं, तुझे से मदद चाहते हैं, हमें सीधा रास्ता दिखा,
उन लोगों का रास्ता जिन पर तुमने इनाम फरमाया, न उन लोगों का जो मतूब हुए, भटके हुए थे, गुमराह हुए। इसका मफहूम आप सब जानते हैं। यहाँ से कंसंट्रेशन, रूह को तक़वियत मिलती है। रूह एक ऐसी चीज़ है, ये एक लॉस एंजेलिस के एक साइंटिस्ट ने, उसने रूह पे वर्कआउट किया। भाई सबका वज़न होता है, रूह का वज़न कितना होगा? तो उसने 12 साल तक तजुर्बे किए और इन सालों में 1200 पेशेंट के साथ तजुर्बे किए। 5 साल तक मुसलसिल उसे एक लेबोरेटरी उसने बनाई। उस लेबोरेटरी में ऐसे मरीज जो सकरात में हैं, कुछ ही दिनों के, सेकंड्स के, घंटों के मेहमान हैं, उस पर उन्होंने वर्कआउट किया। रूह कब्ज होने से पहले उनका वेट कितना था, रूह परवास करने के बाद उनका वेट कितना होगा। तो उसको पता चला कि ये जो रूह कब्ज होती है तो कम से कम उसका जो वजन है 10 या 12 ग्राम था। 10 या 12 ग्राम मतलब कितना? चंद कंकर की वजन या चंद मूंगफली के दाने। मतलब ये रूह जो हमारी ऑक्सीजन के साथ फेफड़ों में कोनों में फंसी हुई है, वो परवास करती है, उसका वज़न 10 या 12 ग्राम है। लेकिन इंसान का घमंड कितने ग्राम का है? उसका तकब्बुर, उसके अकड़, उसका ईगो। ये जब रूह का ताल्लुक अनवार तजल्लियात से होता है, उस रब्बुल आलमीन से होता है, तो वहाँ से एक सबसे अहम चीज़ रूह की होती है। और उसके बाद दिल। कुरान मजीद के 13 जगहों पे, कुरान मजीद में 13 जगहों पर रूह का तस्करा है, दिल का तस्करा है। दिल हसद है, जलन है, खुशी है, सेटिस्फैक्शन है। लोग जिंदगी भर वो काम करते हैं जो दिल से करते ही नहीं, सारी ज़रूरतें पूरा करने के लिए करते हैं। तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है, उस दिल पे खुदा की रहमत हो जिस दिल की ये हालत होती है, एक बार खता हो जाती है 100 बार नदामत होती है। और इसके दिल के बारे में, उसके बाद दिमाग के बारे में। दिल एक रिसीवर है, सुबह से शाम तक जितने भी चीज़ें होती हैं वो दिल पर असर करती हैं और वो दिमाग में जमा हो जाती हैं। ये गुस्सा, गम, रिवेंज, नफरत, तो जाहिर है इस वेपन को साफ करने के लिए दरगुजर करना, मुआफ करना, क्षमा करना और एक ऐसी अदालत में अपने आप को रखना जिसमें रूह के साथ साथ दिल का मैलापन निकले और ये साफ हो। दिल जिंदा है क्या मुर्दा है, ये कैसे पता चलेगा? जब हमारे किसी अजीज की खुशी से हमारा दिल खुश होता है, समझना ये वेपन शार्प है, पाकिज़गी है। सब्र करना, ये सारी चीज़ें, दिल एक हिस्सा है दिमाग का, और दिमाग गौर फिक्र करना, और उसके बाद बदन की ताकत। ये 4 वेपन का एक फार्मूला बनना बहुत ज़रूरी है। ये 4 अगर अच्छे हैं, इनफरादी तौर पे बात कर रहा हूँ, अपना मकाम बनाना है तो एक इसका मंसूबा होना चाहिए। ये 4 वेपन को 2 घंटे दीजिए। 1 घंटा बॉडी पावर के लिए, हेल्थ। सबसे बड़ा मसला आज हेल्थ का है। मैं पूरा इंडिया घूमता हूं, गांव गांव, शहर शहर, बस्ती बस्ती, नगरी नगरी, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये अनहेल्दी बहुत खतरनाक चीज है। रात सोने के लिए है, दिन काम करने के लिए। मैं पूरा इंडिया घूमता हूं, हैदराबाद और कुछ शहर खामखा नाम ले जाते हैं, लेकिन जहां जहां हमारे उम्मत मुस्लिमा की तादाद है, सूरज के बाद ही लोग उठते हैं। ये सबसे बड़ी एक क्या कहेंगे, दिल दुखाने वाली बात है। आने वाली नस्लों को सूरज से पहले उठाइए, खुद पहले उठना चाहिए, एक्सरसाइज होना चाहिए, डाइट आपका अप टू द मार्क होना चाहिए। ये बहुत अहम। आज हमारी कम्युनिटी के नंबर ऑफ पेशेंट्स
सबसे ज़्यादा मिलेंगे दवाखानों में। पाकिज़गी आधा ईमान है तो वो कहाँ चली गई? ये सारी चीज़ें हेल्थ से जुड़ी हुई हैं, एक नियामत है। और ग़िज़ा का जो मामला है, किसी ने क्या खूब कहा है, ग़िज़ा को बतौर दवा खाइए वरना दवा को बतौर ग़िज़ा खाना पड़ेगा। तो इन चीज़ों पर वर्कआउट होना चाहिए 1 घंटा सेहत को लेकर। रूह की ताकत तो ठीक, वो अल्लाह से खौफ खुदा, दिल की ताकत दरगुजर करना, मुआफ़ करना। 1 घंटा जब आप हेल्थ के लिए देते हैं, रिमेनिंग 3 वेपन्स को 1 घंटा दीजिए, जिसमें इबादत, जिक्र अफकार के साथ रिश्तेदारी, रिश्तों को मजबूत करना। आज बिखरते समाज में, बिखरते रिश्तों में सबसे बड़ा प्रॉब्लम रिश्तों का बिखरना है। बहुत सारी नफरतें आ चुकी हैं, दरारें आ चुकी हैं। तो ये 4 वेपन जिस दिन अप टू द मार्क होंगे, हमारी आने वाली नस्लों की भी पर्सनैलिटी बनेगी। एक अहम बात यह है कि हम सब मिट्टी गारे के बने हैं, मिट्टी है हम में। और ये जो मट्टी है, ज्योग्राफिकल टर्मिनोलॉजी में एक स्पिरिचुअल डेल्टा होता है। जिस जमीन के अतराफ से 4 नदियां बहती हों, वो जमीन बहुत ही जरखीज कहलाती है। वो जमीन है रिलेशनशिप की, बॉन्डिंग एंड रैपो, हम आहंगी, रिश्तेदारी और ताल्लुकात। ये जब मजबूत होते हैं, और जिन बच्चों को 4 वेपन्स के साथ ये चारों चीजें मिलती हैं, यकीन जानिए सर्वे हुआ है, जिन बच्चों को ये बॉन्डिंग, रिलेशनशिप और रैपो की एहसास नहीं होता, उनकी तरबियत नहीं मिलती, ऐसे बच्चों में एहसास कमतरी है, डिप्रेशन है, खौफ है। और जिन बच्चों में खौफ मुब्तला होता है, ऐसे बच्चे इसका शिकार होते हैं। मैं यकीन के साथ कह रहा हूं, हमारे पास वक्त कम है, उस कम वक्त में ये सारी बातें कवर नहीं हो सकती, लेकिन कुछ हिंट्स जो मैं दे रहा हूं, ये 4 वेपन्स को आप बेहतरीन बनाइए, रिश्तेदारियों को मजबूत कीजिए, रिश्तों को, बच्चे हमको देखकर सीखते हैं, बच्चों को वक्त दीजिए। 24 आवर्स में कम से कम 3 मिनट 3 बार दिन में अपने बच्चे से आई कांटेक्ट कीजिए, उसकी सोच का हिस्सा बनिए। वो कहां जा रहा है, किससे मिल रहा है। आज हमारी बेटियां खूब पढ़ रही हैं, बेटों का मसला है ये रात रात भर जागना। अल्लामा इकबाल ने क्या खूबसूरत कहा है, किस कदर तुम पे गिरा सुबह की बेदारी है, हमसे कब प्यार है, हाँ नींद तुम्हें प्यारी है। ये बहुत ही खतरनाक चीज है। 12 बजे के बाद या 11 बजे के बाद हम जागना शुरू करते हैं, इसके असरात हेल्थ पे पड़ते हैं। जितनी भी तरक्की याफ्ता कौमें हैं, वो कुरान के उस हुक्म पे अमल करती हैं, रात हमने सोने के लिए बनाई है। तो जाहिर है ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एक खुशगवार जिंदगी गुजारना। 4 वेपन्स के लिए 2 घंटे निकालना, दरगुजर करना, मुआफ़ करना, ये सारी चीज़ें 4 वेपन से जुड़ी हुई हैं। और सबसे ये ताल्लुकात और ये आपका बॉन्डिंग एंड रिलेशनशिप जब होता है, तब रिश्ते मजबूत होते हैं। मैं आपको बताता चलूं कि सुबह 3 मिनट, स्कूल से आने के बाद 3 मिनट, और शाम में 3 मिनट, वो 3 मिनट के 13 मिनट भी हो सकते हैं, वो 3 मिनट के 30 मिनट भी हो सकते हैं। अपने बच्चों को बिजी, वहाँ से शुरुआत होती है आई कांटेक्ट के ज़रिए। मोबाइल से दूर रखना है तो इंडोर गेम खेलिए, जितने भी शतरंज है उनके साथ, बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं जो इंडोर खेले जा सकते हैं, उनके साथ अपना कीमती वक्त दीजिए। ये आप करके देखिए। कई पेरेंट्स की शिकायत है बच्चे सुनते नहीं हैं, आप वक्त दीजिए, वो सुनेंगे, उनको दोस्त बनाइए। यहीं से सफर शुरू होता है। और ये हम सब पता है, नॉलेज आज बहुत कुछ हो चुका है, फोकस नहीं हो पाता डिस्टर्बेंस की वजह से, एक सुई खत्म हो चुकी है। ये 4 वेपन जब शार्प होंगे तो यकीनन
नई राहें खुलेगी। मैं रिश्तों को मजबूत करने के लिए, जिस घर में बूढ़ी माँ बूढ़े बाप हैं, उनके साथ जिस तरह का रिलेशन होता है, यकीन जानिए हमारे बच्चे वही सीखते हैं। उनको वक्त दीजिए। मैं एक वाकया बताकर अपनी बात ख़त्म करूंगा कि अगर आप अपने बच्चे को रोज़ाना 3 टाइम खाना ज़रूरी है, सोना वक्त पे ज़रूरी है, आप 3 वक्त दिया करें, मतलब आप बच्चे का हक अदा कर रहे हैं। चिल्ड्रन राइट्स में आता है वो, डेफिनेटली। 0 एज से लेकर एट द एज ऑफ 19 तक बच्चों के साथ ये बर्ताव होना चाहिए, आई कांटेक्ट वाला। उसकी हर खबर होनी चाहिए। ये जिनके साथ होता है वहां के बच्चों में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। मैं ये भी बता रहा था कि लड़कियां खूब पढ़ रही हैं, लड़के नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि लड़कियों की तरबियत बहुत अच्छी हो रही है। वो कब जाती हैं, अगर आधा घंटा भी लेट आती हैं तो जवाब देना पड़ता है। लड़का 1.5 घंटा 2 घंटा लेट आता है, कान पे जू नहीं रेखती साहब। हम तो ये कहते हैं कि सभी जगह नारा लगता है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हम तो बोलते हैं दोनों को पढ़ाओ, बेटे को बचाओ। ये कहाँ जाता है, किससे मिलता है, उसके लिए अब्बा पर बहुत सारी जिम्मेदारी हैं। उनको अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ेगा, तब जाकर बच्चे बाहर नहीं घूमेंगे। सबसे बुरी चीज रातों को जागना, ये जब तक कम नहीं होगा नई सुबह नहीं आएगी हमारी जिंदगी में, यकीन जानिए। अगर हम बच्चों को इस प्लान के साथ एक डिजाइन लाइफ देते हैं, यकीन जानिए आप उसको वक्त दे रहे हैं, बचपने का हक अदा कर रहे हैं। कल हम बूढ़े हो जाएंगे, बुढ़ापा भी एक बचपना है, क्योंकि हमने उसके बचपन में उसका साथ दिया था, बुढ़ापे में वो हमारा साथ देंगे। एक अटैचमेंट होगा। मैं एक वाक्य की बात कर रहा था, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, वो अदर कम्युनिटी में ओल्ड एज होम का बहुत ज्यादा रिवाज है, वहां बुरा नहीं समझा जाता, वहां दाखिल किया जाता है। एक साहब थे, 15 साल से उनकी माँ उसी ओल्ड एज होम में थी। ये बराबर टाइम के बहुत पाबंद होते हैं, टच में थे, फोन करते थे, मिलते थे, बात करते थे, और ये बराबर सिलसिला चल रहा था। एक दिन अचानक फोन आया ओल्ड एज होम से, आपकी माँ बहुत बीमार है, फौरन आइए। ये दौड़ते हुए चले गए। जब वहां गए तो माँ आखिरी इसमें मरने में थी। डॉक्टर ने कहा ये सुन सकती हैं, बोल सकती हैं, लेकिन कुछ ही घंटों की मेहमान है। तो वो वहीं बैठा रहा अपनी माँ के पास। सारे अपॉइंटमेंट उसने कैंसिल कर दिए। तो माँ से पूछा, माँ आपकी कोई आखिरी ख्वाहिश है? माँ कुछ नहीं बोली। बार बार जब इसरार किया तो माँ ने उसकी आंखों में आंखें डाल के कहा, बेटा इस ओल्ड एज होम में एसी की जरूरत है, कुछ कई जगहों पर फैन भरपूर हैं, एसी लगा देना। तो जज्बा जाग गया, उसने फौरन ऑर्डर दिए और जो भी उसके ज़रूरत थे पूरे किए, रिक्वायरमेंट मांगी और एसी के ऑर्डर दिए। माँ पास आया, माँ मैंने कर दिया। माँ मुझे बात बताओ, आप बरसों से रहती हैं, आपने अब तक क्यों नहीं कहा? मैं तो ये तभी लगा देता, अब लगा के क्या फायदा? वो मुस्कुराई, बेटा मुझे गर्मी सहने की आदत है, आपको नहीं है ना। मेरे बाद किसका नंबर है? आप ही को आना है। ये जो माँ और बाप की मोहब्बत है, माँ वो अजीम हस्ती है, बाप वो अजीम हस्ती है। सबसे बड़ा घर में अगर कोई मोटिवेशनल या काउंसलर बन सकता है, माँ और बाप से बढ़कर कोई नहीं हो सकता। अपने बच्चों को खुद काउंसलिंग कीजिए, उनके मसाइल को समझिए, तब जाकर वो यकीनन हमारी आंखों की ठंडक बनेंगे। जाने से पहले एक छोटी सी नज्म आपको सुनाता हूं। ये माँ के भी लिए है, बाप के लिए। बाप एक प्रोटेक्टर है, बाप एक अजीम हस्ती है।
बाप अपने बच्चों की जीत के लिए रोजाना हारता है, लेकिन उसका एटीट्यूड बदलना होगा, मिजाज बदलना होगा। तो उस माँ और बाप के लिए ये नज्म सुनाकर मैं इजाजत चाहूंगा। अगर कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे बच्चों, जब तुम हमको बुढ़ापे के हाल में देखो, मेरे बच्चों जब तुम हमको बुढ़ापे के हाल में देखो, उखड़ी उखड़ी चाल में देखो, मुश्किल माह साल में देखो, सब्र का दामन थामे रखना, कड़वा है ये घूंट लेकिन चखना, उफ न कहना, गुस्से का इजहार न करना, मेरे दिल पर वार न करना, हाथ मेरे अगर कमजोरी से कांप उठे और खाना मुझ पर गिर जाए तो मुझको नफरत से मत तकना, लहजे को बेजार न करना। भूल न जाना कितने शौक से तुमको रंग बिरंगे कपड़े पहनाती थी, एक एक दिन में 10-10 बार बदलवाती थी, नहाने में सुस्ती हो जाए तुम मुझको शर्मिंदा मत करना, ये न कहना आपसे कितनी बू आती है। भूल न जाना जब तुम नन्हे मुन्ने से थे, नहाने से चिढ़ते थे, तुमको नहलाने की खातिर चिड़ियाघर ले जाने का मैं तुमसे वादा करती थी, कैसे कैसे हीलो बहानों से तुमको आमादा करती थी। मेरे ये कमजोर कदम कर जल्दी जल्दी उठ न पाए, मेरा हाथ पकड़ लेना तुम, तेज अपनी रफ्तार न करना। भूल न जाना मेरी उंगली थाम के तुमने पांव पांव चलना सीखा, मेरे बाहों के हल्के में गिरना और संभलना सीखा। जब मैं बातें करते करते रुक जाऊं, खुद को दोहराऊं, टूटा रथ पकड़ न पाऊं, यादें माजी में खो जाऊं, आसानी से समझ न पाऊं, मुझको नरमी से समझा देना। मुझसे मत बेकार उलझना, मुझे समझना, उकता कर घबरा कर मुझको डांट न देना, दिल के कांच को पत्थर मारकर करची करची काट न देना। भूल न जाना जब तुम नन्हे मुन्ने से थे, एक कहानी 100-100 बार सुना करते थे और मैं कितनी चाहत से हर बार सुनाया करती थी। जो कुछ दोहराने को कहते वो दोहराया करती थी। घर में जल्दी समझ न पाऊं, वक्त से कुछ पीछे रह जाऊं, मुझको कुछ मोहलत दे देना, शायद मैं कुछ सीख सकूं। मैंने बरसों मेहनत करके तुमको क्या क्या सिखलाया था, खाना पीना, चलना फिरना, उठना बैठना, लिखना पढ़ना और आंखों में आंखें डालकर इस दुनिया में आगे बढ़ना। मेरी खांसी सुनकर अगर तुम सोते सोते जाग उठो तो मुझको झिड़की न देना, ये न कहना जाने दिन भर क्या क्या खाते रहती हैं और रातों को खूखू करके शोर मचाते रहती हैं। भूल न जाना मैंने कितनी लंबी रातें तुमको अपने गोद में लेकर टहल टहल कर काटी हैं। जब मैं खाना न खाऊं तुम मुझको मजबूर न करना, जिस शय को जी चाहे मेरा उसको मुझसे दूर न करना, परहेजों की आड़ में हर पल मेरा दिल रंजूर न करना। किसका फर्ज है हमको रखना, इस बारे में एक दूसरे से बहस न करना, आपस में बेकार न लड़ना, जिसकी कुछ मजबूरी हो उस भाई पर इल्जाम न धरना। गरचे एक दिन हम कह दें अब जीने की चाह नहीं है, तुम हम पर नाराज न होना। जीवन का ये राज समझना, बरसों जीते जीते आखिर ऐसे दिन भी आ जाते हैं जब रूह खत्म हो जाती है, सांस की डोर रह जाती है। शायद कल तुम जान सकोगे, इन माँ बाप को पहचान सकोगे। गरचे जीवन की इस दौड़ में हमने सब कुछ हार दिया है, लेकिन हमारे दामन में जो कुछ था तुम पर वार दिया है, तुमको सच्चा प्यार दिया है। जब हम मर जाएं तो हमको हमारे प्यारे रब की जानिब चुपके से सरका देना और दुआ की खातिर हाथ उठा देना। हमारे प्यारे रब से कहना रहम हमारे माँ बाप पर कर दे, जैसा उसने बचपन में हम कमजोरों पर रहम किया था। भूल न जाना मेरे बच्चों, जब तक हम में जान थी बाकी, खून रगों में दौड़ रहा था, दिल सीने में धड़क रहा था, खैर तुम्हारी मांगी हमने, हमारी हर सांस एक दुआ थी। याद रखिए, जो बेटे बेटा माँ बाप के नहीं हो सकते वो दुनिया में किसी की भी नहीं हो सकते। तरबियत बहुत जरूरी है। आज लोगों ने शख्सियत को मटेरियलिज्म से जोड़ दिया है, जरूरतें पूरे करने के नाम पर्सनालिटी डेवलपमेंट बन गई है। अपने बच्चों को अमीर बनने की तालीम न दें, कभी भी उन्हें खुश रहने की तालीम दें। वो इसलिए कि जब वो बड़े हो जाएं तो उन्हें चीज़ों की कदर मालूम हो।
न कि कीमत। ये सबसे अहम बात ये है कि इन बच्चों के लिए मैं देख रहा हूं, एक दौर था हम अपने वालिदैन से, यकीन जानिए हमारी जो नस्ल है, हम वालिदैन से डरने वाली और उसके बाद अपनी औलाद से डरने वाली नस्ल है। अपनी औलाद से लोग डरते हैं, यानी कितना खतरनाक मोड़ आ चुका है। एजुकेशन का मतलब सही लिखने, सही पढ़ने आना। एजुकेशन वो जो आपकी छुपी हुई सलाहियतों को उजागर करे। सिर्फ तालीम से कुछ नहीं होता। और ये देखिए, ये अपने वालिदैन, ये बड़ी बड़ी जो शख्सियात हुई हैं, अपने बच्चों के लिए अच्छी दुनिया छोड़कर जाने से कहीं ज्यादा बेहतर है कि दुनिया के लिए अच्छे बच्चे छोड़ जाएं। तब जाकर हम सही मानों में अपना मकाम पैदा कर सकते हैं। ये जो चीजें हैं, मैं गुज़िश्ता 20 सालों से मैं एज ए ट्रेनर काम करता हूं, कोच। कुरान कहता है जिंदगी खेल और तमाशा है। खेल तमाशा है तो खेल रुझान के मुताबिक खेलिए ना। सक्सेस विद इन अस, हम दूसरों जैसा बनाना चाहते हैं बच्चों को, और अपनी मादरी जुबान मत कटवाइए, क्योंकि उसमें कल्चर, तहजीब, तमद्दुन, जो कौमें अपनी मादरी जुबान कटवाती हैं उनकी आने वाली नस्लों की हैसियत कटी पतंग की तरह हो जाती है। जुबानें सब अपनी हैं। ख्वाब अभी भी हम लोगों को अंग्रेजी में नहीं आते। जरूरतें पूरे करने का नाम पर्सनालिटी नहीं है। बच्चे काम के बनेंगे, जरूरतें पीछे आएंगी। मैं आने वाली नस्लों को अपने हिस्से का चिराग जलाना, ये जिस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं नफरतों का, हम काम के बनेंगे तभी ये नफरतें कम हो जाए। अपने हिस्से का चिराग जलाना, मकसद दुनिया और आखिरत का मकसद, जवाबदेही का एहसास। जुबानी तौर पर तो हम बहुत बोलते हैं, हम जिंदगी गुजारते हैं अल्लाह की चाहत से, सब मानते हैं। और रब्बुल आलमीन कहता है अपने बंदों से, एक तेरी चाहत एक मेरी चाहत, मगर होगा वही जो मेरी चाहत। अगर तू सुपुर्द कर दे अपनी चाहत को, जो मेरी चाहत है, तो मैं तुझे वो भी दूंगा जो तेरी चाहत है। अगर तूने मुखालिफत की उसकी जो मेरी चाहत है, तो मैं तुझे थका दूंगा उसमें जिसमें तेरी चाहत है, मगर होगा वही जो। तो ये सब मेरी चाहत वाली बात है, अल्लाह की रजा हासिल करना। और ये जो शख्सियत परस्ती सबसे बड़ा जहर है हमारी कम्युनिटी के लिए। ये तो पता नहीं कि अंधेरों का क्या हुआ, जितने चिराग हमसे जले सब जला दिए। मैं अब तक 3000 से ज़्यादा वर्कशॉप ले चुका हूँ। हम गांव-गांव, शहर-शहर घूमते हैं। नो डाउट मेरिट की ज़रूरत है, नीट की ज़रूरत है, ये सर का ताज है, ये 1-2% है, लेकिन जिस्म सेहतमंद होना चाहिए, तब ये ताज अच्छा लगेगा। समाज इनसे बनता है। बाद में मस्जिद का मुतवल्ली, अदारे खोलने वाला नीट वाला नहीं होता, ड्रॉप आउट होता है। सलाहियतें सब नहीं हैं। उन सलाहियतों को बनाने बिगाड़ने में पेरेंट्स का सबसे बड़ा हाथ होता है। आप अपने बच्चों को उस मट्टी के गोले को खालिस बना के भेजेंगे तो यकीनन इल्म के बीज उसमें बोए जाएंगे। हमने अभी औरंगाबाद में 3 रोज़ा का वर्कशॉप रखा था, जहाँ पर 30 बच्चे ही लेते हैं। 20 से 30 बच्चों के साथ हम वर्कआउट करते हैं। लोनावाला में भी लिया था। अभी सफ़र में भी हम 50 लोगों के साथ काम करते हैं, 30 लोगों के साथ काम करते हैं। बच्चों को एहसास कमतरी से निकालना, खुद एतमादी पैदा करना, सक्सेस खुद में तलाश करना। अल्लामा इकबाल का बड़ा प्यारा शेर है, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, तू मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद की इज्जत करना। ये 5 सेंस और 4 वेपन्स को शार्प रखेंगे, खुद ब खुद ढूंढने आएंगे तेरे कदर शनास, खोटे सिक्कों को भी शहर में चल जाने दे। आप काम के हैं, यकीनन राहें खुलेंगी। नाउम्मीदी कुफ्र है। हालात इंसान को बनाने के लिए आते हैं। आज जो हालत हमको सामना करना पड़ रहा है, हमारे आमाल बता देते हैं कि हम क्या हैं। तो बहरहाल
आप ज़रूर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें हमारी हैं। मैं फिर एक बार तमाम मुंतज़िमीन का बहुत मशकूर हूँ। इस दुआ के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। या रब, ये इल्तिजा है, अगर तू करम करे वो बात दे ज़बां में जो दिल पर असर करे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। We have with us Mohammad Ilyas Bagale Saab, who is also a motivational speaker and a career counselor and a personality development coach. He is a cluster manager at Dayanand Sagar University, Karnataka. He is also an entrepreneur skill trainer, career coach, behavior coach, motivational speaker, and soft skill trainer. So without any further delay, I would like to request Mohammad Ilyas Bagale Saab to please motivate all of us. मैं 1000 किलोमीटर का सफ़र तय करके आया हूं बेंगलोर से। आई एम बेसिकली ए क्लस्टर मैनेजर एट दयानंद सागर यूनिवर्सिटी बेंगलोर। मतलब एक मोहब्बत खींच लाई। मैं बिफोर आई कुड स्टार्ट, मैं ये शेर पढ़ के स्टार्ट करना चाहता हूं। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाम बख्शे हैं तो तौफीके सफर भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई है मैं गूंगा था, गुफ्तगू तूने सिखाई है मैं गूंगा था। या रब, अब मैं बोलूं तो बातों में असर भी देना। एक बहुत दर्द के साथ मैं यहां पहुंचा कि कौम के अंदर बच्चों में कमी, लैक ऑफ पेरेंटिंग, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट द स्टूडेंट्स। अक्सरियत में मैं इंग्लिश कन्नड़ा में बोलता हूं। यहां मौका मिला कि मैं हिंदी और उर्दू में कहूं, मैं कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। काशिफ साहब का एक शेर है, मैं अक्सरियत में पढ़ता हूं। दैरे इश्क को मोहब्बत को जब मैं जलता देखता हूं, मेरे दिल में धुआं सा देखता हूं। दैरे इश्क को मोहब्बत को जब मैं जलता देखता हूं, मेरे दिल में धुआं सा देखता हूं। खुदा करे मेरे बच्चों को फूल मिल जाए, खुदा करे मेरे बच्चों को फूल मिल जाए, मैं ख्वाब में इन्हें कांटों पे चलता देखता हूं। दौर ऐसा है। अभी मैं कंफ्यूज्ड हूं कि अभी कहा गया कि काफी तादाद में लोग आने वाले थे, शायद ठंड है और सोशल मीडिया में भी रिले होने वाला है कि मैं अल्लाह करे ये बात पहुंचे। मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड था वेदर आई एम गोइंग टू टॉक ऑन parenting or student motivation. I thought, I decided I should talk on a student motivation so that यहाँ जितने भी parents बैठे हैं and some of the students, any students here? Any students here? That's great. I would be, normally I talk on 5 skills of the motivation. What you should bear in this competitive environment. Why? Because I have pain in spite of clearing JEE, in spite of getting into IIT Kharagpur. What made student to commit suicide? ये दर्द होता है, खबरें पढ़ के दर्द होता है। In spite of intelligence, दिमाग इतना कमजोर कैसे बन गया? इसलिए मैं 5 स्किल बात करता हूं। वक्त की कमी की वजह से अभी 2 स्किल मैं बोलूंगा। वो 2 स्किल शुरुआत में इससे करता हूं, बच्चों में हिम्मत आनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड डेयरिंग। डू यू हैव डेयरिंग? डू यू हैव डेयरिंग? व्हाट डेयरिंग यू हैव? क्या डेयरिंग है? मार्क्स कम आने पर रोते हो? दैट्स ग्रेट। मैं डेयरिंग की जब भी बात करता हूं, वजह यह है, इसलिए बात करता हूं कि हु वरीज मोर अबाउट योर रिजल्ट्स? Dear students, who worries more about your results? Who? You worry more about your result. Your parents, काफी जगह से ये आंसर आता है कि our teacher worries more about our result. क्या बोलते हैं? मेरे उस्ताद को बहुत फिक्र रहती है मेरे रिजल्ट की, मेरी वालिदैन को बहुत फिक्र रहती है मेरे रिजल्ट की। मैं ये कहता हूं, बाजू घर के आंटी को बहुत फिक्र रहती है आपके रिजल्ट की।
दौर ऐसा आ गया, मालूम नहीं हमने ऐसा दौर बना लिया, हम अपने तकलीफों से नाखुश नहीं हैं, हम दूसरों के कामयाबी से नाखुश हैं। अल्लाह माफ फरमाए। चाहते हैं मेरी बच्ची के परसेंटेज ठीक नहीं आए तो बाजू घर की बच्ची के भी ठीक ना आए। ऐसे दौर में मुझे हिम्मत चाहिए नेगेटिविटी को फेस करने की। मैं जब भी हिम्मत की बात करता हूं कि मैं एक ग्रेट पर्सनैलिटी की बात करता हूं, हु इन्वेंटेड बल्ब, हु इन्वेंटेड बल्ब, एनी आंसर्स? हु इन्वेंटेड बल्ब? वंडरफुल, whatever the crowd we are having, wonderful. I am getting a good response within a limited crowd. थॉमस आल्वा एडिसन, मैं इसलिए पूछता हूं कि थॉमस आल्वा एडिसन एक बार अपनी फैक्ट्री में बैठे एक कोने में, फैक्ट्री को इतनी बड़ी आग लग गई कि लोग दौड़ रहे हैं, कुछ लेबर्स पानी फेंक रहे हैं। थॉमस आल्वा एडिसन अपने बेटे को बुलाए और कहे, बेटा तुम्हारे मम्मी और बहन को बुलाओ, कॉल योर मॉम एंड सिस्टर। और बेटा बोला, शायद अब्बा का दिमाग सरक गया। Why dad? Because his son revealed in the book. Whatever I am talking with all authenticity. जो भी मैं बात कर रहा हूं पूरे authenticity से। तो पूछा गया क्यों बुलाएं? थॉमस आल्वा एडिसन बोल रहे हैं, इतनी बड़ी आग देखने का जिंदगी में और मौका नहीं मिलेगा। ये सब जो कचरा था कुदरत ने जला दिया। दूसरे दिन से मैं इतनी बड़ी कंपनी बनाऊंगा। अभी अभी मैं एक जनरल इलेक्ट्रिकल हेल्थ केयर के सेल्स एग्जीक्यूटिव पोस्ट वालों से बात कर रहा था। नियरली दे आर हैविंग कंपनीज इन 100 कंट्रीज। ये हिम्मत, ऐसी हिम्मत हमारे बच्चों को जुड़ाना है। तो ये हिम्मत कैसे आएगी? ये हिम्मत कम क्यों हो रही है? मैं एक स्टडी कर रहा हूं कि साइबर साइकोलॉजी के जरिए से कि हिम्मत कम क्यों हो गई, कम क्यों हो गई। नॉर्मली मैं ऐसे पोडियम पे खड़ा रहकर बात नहीं करता हूं, जब भी ट्रेन करता हूं कि हिम्मत कम होने की वजह क्या है। जब मैं देखा, दिस इज द सिंपल रीजन, दिस इज द सिंपल रीजन। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? सेल्फी। You know, selfie. You know, my dear students and parents, आप जान लो, आपको मालूम है बीमारियां, आपको टाइफाइड के बारे में मालूम है, आपको वायरल इन्फेक्शन मालूम है, फंगल इन्फेक्शन मालूम है, क्या आपको मालूम है एक बीमारी है सेल्फाइटिस? क्या आपको मालूम है एक बीमारी है सेल्फाइटिस? अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन हैज डिक्लेयर्ड अगर कोई भी 3 सेल्फी से ज्यादा सोशल मीडिया में डाल रहा है, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ बेंगलोर कर्नाटका कहता है 26% एडोलेसेंट नौजवान बच्चे एडमिट होते हैं ओवर यूज ऑफ सोशल मीडिया। ओवर यूज ऑफ सोशल मीडिया मतलब सेल्फाइटिस। सेल्फाइटिस इस वजह से कि वर्चुअलिटी को हम रियलिटी समझ रहे हैं। ये सेल्फी कोई डोमिनोज के सामने खड़े होकर एक बच्चा सेल्फी डाल दिया सोशल मीडिया में, पता नहीं वो अंदर गया या नहीं गया। कि दूसरा बच्चा सोच रहा है कि मेरे पेरेंट्स को इतनी ताकत नहीं है कि मुझे डोमिनोज में भेजे, तो ये नफरत पैदा कर रहा है वालिदैन और बच्चों के बीच में। दैट इज सेल्फाइटिस, यू नो, सेल्फाइटिस। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं बच्चों से कि मोबाइल से दूर रहे, सेल्फी से दूर रहे। ये सेल्फी से दूर रहेंगे, मोबाइल से दूर रहेंगे कि आप एक मकाम पर पहुंचने के बाद यू कैन अचीव, यू कैन यूज एनी नंबर ऑफ मोबाइल्स, एनी नंबर ऑफ सेल्फीज। आप गूगल करके देख सकते हो सेल्फाइटिस व्हेन आई गो आउट। वन मोर सिंड्रोम हैज कम। एक और सिंड्रोम है, वक्त की ताखीर के वजह से मैं नहीं बता पा रहा हूं, लेकिन यू नो फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम एक बीमारी है।
Phantom vibration syndrome is a disease. काफी सारे आई थिंक पेरेंट्स नोट कर रहे हैं. फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम कि मोबाइल रिंग नहीं होता है लेकिन मेरे को लगता है कि मेरा मोबाइल रिंग हो रहा है. दैट इज मेंटल डिसऑर्डर बिकॉज ऑफ ओवर यूसेज ऑफ सोशल मीडिया. इसलिए बच्चों इससे दूर रहिए. फर्स्ट स्किल इज डेयरिंग. हिम्मत हासिल करने के लिए मैं क्या कहता हूं कि आई वॉज टॉकिंग विद डिफरेंट पर्सनैलिटीज. ये सोशल मीडिया यूज करने की वजह से क्या हो रहा है कि हमारे अंदर एक केमिकल रहता है डोपामाइन. यू नो दैट डोपामाइन. डोपामाइन एक केमिकल है. वो केमिकल अपने को रिवॉर्ड बढ़ने पर खुशी देता है. क्या हम लोग चीप डोपामाइन चीप केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं. वो चीप केमिकल कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम सेल्फी डाल के सेल्फी पर लाइक्स जितने मिलते हैं उससे हमें खुशी मिलती है. वो बहुत बहुत सादा और चीप डोपामाइन है. उसके वजह से वो डोपामाइन रिलीज होगा. एक जमाना ऐसा आएगा हम इसमें अटके रहेंगे, इसमें अटके रहेंगे, उसी रिवार्ड को रिवार्ड समझेंगे तो हम कॉस्टली डोपामाइन को रिलीज करेंगे. कॉस्टली डोपामाइन कैसे रिलीज होता है कि मैं पढ़ाई करके अच्छे नंबर लाने से, टीचर से वाहवाही मिलने से जो डोपामाइन रिलीज होगा वो हाईएस्ट क्वालिटी का डोपामाइन रहेगा. वालिदैन तारीफ करेंगे जो डोपामाइन रिलीज होगा वो हाईएस्ट क्वालिटी का डोपामाइन होगा. मैं पूरा आई एम टॉकिंग अ साइंस. आई एम टॉकिंग अ साइंस. Whatever I am talking with all authenticity. ये डोपामाइन हाईएस्ट क्वालिटी का है. मैं वालिदैन से रिक्वेस्ट करता हूँ वाहवाही करो बच्चे की कि डोपामाइन रिलीज होगा, वो हाई क्वालिटी का होगा. तो सोशल मीडिया से अलग बच्चा होगा. टीचर अगर वाहवाही करेंगे बच्चे की, जो डोपामाइन रिलीज होगा वो हाई क्वालिटी का होगा. तो सोशल मीडिया से लो क्वालिटी का डोपामाइन बच्चे अपने आप रोक देंगे. मैं सेकंड क्वालिटी बोलता हूं. सेकंड स्किल जो जरूरत है बच्चों को वो पॉप. मजाकिया दौर पे मैं उसको एक एक्रोनिम बनाया, उसको पॉप बोलता हूं. पॉप कहने से स्कूल के बच्चे अक्सरियत में कि पॉप मतलब ये आजकल का एमसी स्टैन. एक बच्चे ने बोला पॉप मतलब एमसी स्टैन. वो पॉप नहीं, पावर ऑफ पॉजिटिविटी. पावर ऑफ पॉजिटिविटी उर्दू में क्या कहते हैं? मस्बियत. मस्बियत सकारात्मक सकारात्मक आनी चाहिए. मतलब मस्बियत पावर ऑफ पॉजिटिविटी आनी चाहिए. पावर ऑफ पॉजिटिविटी जब आएगी, मैं अक्सरियत में एक ग्रेट पर्सनालिटी की रियल स्टोरी बोलता हूं जब पॉप बात करता हूं. डू यू एनीवन ऑफ नोस एलेक्स स्मिथ? आप में से किसी को एलेक्स स्मिथ के बारे में मालूम है? दैट्स ग्रेट. यू हैव हर्ड द नेम. वंडरफुल. एलेक्स स्मिथ is an American footballer. In 2017, met with an accident in a game, multiple injuries on his right leg, underwent 17 surgeries. 17 ऑपरेशन हुए. बच्चे, वालिदैन सुनिए, अगर सोशल मीडिया पे जा रहा है, पावर ऑफ पॉजिटिविटी आप समझेंगे तो आप भी सीखेंगे. 17 सर्जरी. एक सुबह डॉक्टर आए आईसीयू में एलेक्स स्मिथ को, गुड मॉर्निंग, और कहे आई एम सॉरी एलेक्स, आपको एक ऐसी बीमारी आई है लगभग 10 लाख लोगों में एक को आती है. वो सुनने के बाद एलेक्स स्मिथ वापस जवाब दे गुड मॉर्निंग. एंड दैट डॉक्टर सेड, यू नो, डॉक्टर बताए आपको ये बीमारी है फ्लैश ईटिंग बैक्टीरिया की. ऐसे बैक्टीरिया अटैक कर चुके हैं जो गोश्त खाते हैं. नेक्रोसिस फैसाइटिस वो बीमारी कहा जाता है. नेक्रोसिस फैसाइटिस. काफी कम तादाद में लोग बचते हैं.
धीरे 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 तुम्हारे सारे ऑर्गन को ये बैक्टीरिया खाएंगे। लंग्स, हार्ट, लिवर, किडनी। एलेक्स स्मिथ कहता है, जब डॉक्टर ने कहा गुड मॉर्निंग ये बीमारी बोल के, मैंने कहा गुड मॉर्निंग, मैं पूरी ताकत अपने जिस्म से हटाकर अपने दिमाग पर तवज्जो दिया। मैं अपने दिमाग को कंट्रोल किया। दिमाग मुझको कंट्रोल करके मैं जिस्म पर तवज्जो नहीं दिया। जब जाके 2021 में एलेक्स स्मिथ केम बैक एज अ कैप्टन ऑफ फुटबॉल टीम एंड ही हैज वन अ ट्रॉफी फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वो है पावर ऑफ पॉजिटिविटी। दिमाग का खेल है, मास्टरी कर लो दिमाग को कंट्रोल करने की। अगर दिमाग को कंट्रोल कर लिए हैं कि जिस्म हमको कंट्रोल नहीं करेगा, वो दिमाग कैसे कंट्रोल होगा? दिमाग कैसे कंट्रोल होगा? आई नीड टू रिलीज डोज एवरी डे। डोज, मैं काफी टेक्निकल टर्म बात कर रहा हूं। आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग। आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? डोज इज हार्मोन्स विच इज बिन दिमाग के मग्ज से रिलीज होते हैं। डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन एंड एंडोर्फिन। कैसे रिलीज होते हैं? अलग अलग तरीके हैं। पेरेंट के वाहवाही से रिलीज होता है, ग्राउंड में खेलने से रिलीज होते हैं, एक्सरसाइज से रिलीज होते हैं, वालिदैन के एक शाबाशी से, एक टच से रिलीज होते हैं हार्मोन्स। इनकी आदत डाल लो। इनकी आदत डालने से मैं खुश रहूंगा। खुश रहने से बच्चे पढ़ाई में ज्यादा ध्यान देंगे। बच्चे पढ़ाई में ज्यादा ध्यान देंगे तो इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। और वालिदैन, बच्चे जितने भी मिकदार में बच्चे हैं, मैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूं। मैं एक बड़ी क्राउड को एड्रेस कर रहा था, स्टूडेंट्स की क्राउड। 2000 बच्चे थे, उसमें काफी बच्चे इमोशनल हो गए। 2000 बच्चों में जब बोल रहा था, मैं बोला कि बच्चे अपने स्कूल खत्म करके बैग रखे बैठे थे। मैं बोला, बैग में क्या रखे हो? क्या रखे हो? बच्चे ने, किसी ने बोला मैं नीट की तैयारी की किताब, जेई की तैयारी की किताब, केवीपीवाई की तैयारी की किताब, डिसेक्शन बॉक्स के कुछ औजार। बोला, सबसे ज्यादा एक अनदेखी चीज आपने साथ में ले घूम रहे हो, वालिदैन के ख्वाब। वालिदैन के ख्वाब। नहीं मालूम क्या ख्वाब देख रहे हैं वालिदैन। मां अपनी बच्चे की स्कूल बैग क्लीन करते वक्त सोचती होगी, एक दिन मेरे घर को रोशन करेगा। बच्चों, मैं ये शेर अक्सरियत में पढ़ता हूं। वालिद साहब ने कहते होंगे, उम्र की थकन ओढ़ के मैं घर जाता हूं, उम्र की थकन ओढ़ के मैं घर जाता हूं, रात को नींद में मैं सोता नहीं, मर जाता हूं। वालिदैन आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, उनके लिए जी तोड़ मेहनत करो, हिम्मत लाओ, पावर ऑफ पॉजिटिविटी क्रिएट करो। डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन रिलीज करो। मेरा जब भी प्रोग्राम होता है, ये रिलीज करने के तरीके लाइव मैं स्टूडेंट के अंदर जाकर बताता हूं। कुछ एक्सरसाइज मुझे इस पर खड़ा कर दिया, वहां नहीं आ पाया, किसी एक और दिन इंशाअल्लाह आई वुड बी टॉकिंग ऑन दैट। थैंक यू सो मच।
आखिर में शुक्रगुजार हूं मैं अल्लाह का, जितने भी लोग हैं उनको एक मैसेज पहुंचा पाया। शुक्रगुजार हूं माइंड्स एंड मोशन का, जिन्होंने ये मौका दिया बोलने का, मेरा एक मैसेज दर्द पहुंचाने का वालिदैन और स्टूडेंट्स के नज़दीक। जिसे काफ़ी सारे बच्चे फ़ोन करते हैं, वालिदैन फ़ोन करते हैं करियर गाइडेंस काउंसलिंग के लिए। सर के पास मेरा नंबर रहेगा, किसी को नंबर चाहे तो आप ले सकते हो। यू कैन कॉल मी टू नो मोर ऑन power of positivity. I have many other skills to talk. Lateral thinking, out of the box thinking, eating the elephant, 11 rules of the life, which scientifically proven. As I am professional psychologist, काफी सारी चीजों पर काम करता हूं। वक्त की ताखीर ये सब कवर नहीं कर पाया। कभी इंशाअल्लाह मौका मिलेगा तो हम मुखातिब होंगे आपसे। इसी लम्हात के साथ आखिरी एक शेर पढ़ता हूं। इफ आई मेड यू हार्श, अगर मैं आपको कहीं हार्ड लफ्ज़ों में कहा है तो मैं अक्सरियत में ख़त्म करते वक्त ये शेर पढ़ के ख़त्म करता हूं। रेत पर कभी नाम लिखते नहीं, क्योंकि रेत पर लिखे नाम कभी टिकते नहीं। रेत पर कभी नाम लिखते नहीं, क्योंकि रेत पर लिखे नाम कभी टिकते नहीं। लोग हमें पत्थर दिल कहते हैं, लोग हमें पत्थर दिल कहते हैं, मगर पत्थर पर लिखे नाम कभी मिटते नहीं। जज़ाकल्लाह व खैर। थैंक यू सो मच। थैंक यू वन एंड ऑल। जज़ाकल्लाह सर। ये थे मोहम्मद इलियास बगाली साहब, renowned motivational speaker. Thank you very much, sir, for your insights and sharing your experiences and thoughts. I believe here parents will definitely be benefited from your thoughts on power of positivity, and inshallah they'll try to understand how this dopamine works. That's very crucial to know. As you are being parents, you should know. और जो आज का हमारा टॉपिक है कि अपना मकाम पैदा कर, इस चीज़ के लिए हमने एक्सपर्ट्स को बुलाया था यहाँ पर। दोनों माहिरीन अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं। वो यही बताना चाह रहे थे कि आप लोग भी अपनी जिम्मेदारियों को समझें, अपने बच्चों की साइकोलॉजी को समझें और उसके हिसाब से उन्हें तैयार करें। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक्स अगेन। गोइंग फर्दर, हम अपना प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं। हमारे गेस्ट यहाँ पर मौजूद है। फॉर मूविंग अहेड, आई विल रिक्वेस्ट one of our executive member, Miss Ammara Siddiqui, to please come on stage and please take over.